हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो बेटा, आज का जो सेशन है हमारा, उस सेशन को हम बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बैंड्स रूल। और इससे कई कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे डाउट होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बैंड्स रूल। कौन सा रूल? बैंड्स रूल। ठीक है, तो हेडिंग डालो भाई फटाफट, बैंड्स रूल। अब ये बैंड्स रूल क्या कहना चाहता है, इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखो इधर बैंड्स रूल। ऑल, चलो, कोई भी रूल जब हम पढ़ते हैं तो उस रूल को समझना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हम उस रूल को पढ़ना चाहते हैं, क्या रीजन है कि हमें उस रूल को पढ़ना पड़ा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि जब आपने CH4 को समझा तो हमसे ये कहा गया कि भाई CH4 में ये होता है आपका कार्बन, और सारे के सारे इसके जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हर ऑर्बिटल की जो ताकत होती है वो ताकत इक्वल होती है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कार्बन से बनाया मैंने, तो इसको डायरेक्ट में अगर कार्बन को इनविजिबल बनाता हूँ तो इस तरीके से ये शेप आएगा, जैसा कि हम अक्सर बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो सर्किल वाले मैंने लगाए हैं, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो ये इनको क्या करते जा रहे हैं? ओवरलैप करते जा रहे हैं। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग हुई, दैट इज sp3 और s ओवरलैपिंग हुई, तो ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैव इक्वल स्ट्रेंथ। सबकी जो ताकत होगी बेटा वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, इन सब की ताकत इक्वल होगी। सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? एक ही ताकत के होंगे। ऐसा हाइब्रिडेशन थ्योरी ने हमको एक्सप्लेन किया। तो अब अगला जो हमारा डाउट आया ना भाई, तो हमारा डाउट ये आया कि अगर ऐसा है तो जो PCl5 है, इस PCl5 को जो हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। तो हमारा क्वेश्चन था वाई, क्यों क्यों टूटा? वाई ओनली 2 बॉन्ड्स ब्रेक, 2 बॉन्ड ही क्यों ब्रेक हुए? 2 बॉन्ड्स ही हमारे क्यों ब्रेक हुए? क्या कारण था कि 2 बॉन्ड ब्रेक हुए? ये भी तो हो सकता था कि सारे बॉन्ड टूट जाते, 3 बॉन्ड टूट जाते। तो हमें ये तो अभी आप सबको पता है कि साहब PCl5 होता है, और अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो उसका जवाब यही होगा कि सर ये होता है Cl, ये होता है Cl, ये होता है Cl, ये होता है Cl, ये होता है Cl। सर इसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसे हम बोलते हैं सर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सर ये एक्सियल वाले जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए ये टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। अब ये सारी कहानी तो होगी, लेकिन वीक क्यों होते हैं, यही क्यों टूटते हैं, नीचे वाले क्यों नहीं टूटे, ये हमें कैसे पता चला? तो इन सारी चीज को एक्सप्लेन किया बेंट्स ने। किसने एक्सप्लेन किया? बेंट्स ने। बेंट्स ने बाय द फिनोमिना ऑफ एस कैरेक्टर, इसने एस कैरेक्टर का यूज किया, और एस कैरेक्टर को निकालने के लिए इसने एक अपना फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था बेटा? वो था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। उसका फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला उसने दिया परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने, और p कैरेक्टर के लिए दिया p माइनस 1 अपॉन p। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू ये ऐसे cos थीटा इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साहब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या डेरिवेशन है, क्या इक्वेशन है? तो बेटा ये अपने सिलेबस के पार्ट नहीं होती, आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती है। हाइब्रिडेशन इंडेक्स से ये फॉर्मूला आया है, तो वो अपने मैटर नहीं है। अपना मैटर है कि इस फॉर्मूले का यूज करके उसने क्या एक्सप्लेन किया हमें। ठीक है, तो उसने ये कहा कि भाई जो PCl5 होता है ना आपका, इस PCl5 में 2 तरह के एंगल पाए जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं। बोला नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। बोले यहाँ देखो ये 120 डिग्री का एंगल है, और यहाँ देखो ये 90 डिग्री का एंगल है।
हमने कहा हाँ तो बोला ये थीटा की जो कैलकुलेशन जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग एस कैरेक्टर दोनों पोजीशन पे अलग अलग लिखते हैं। और क्योंकि आपको हाइब्रिडेशन नहीं आता है, हाइब्रिडेशन आपको नहीं पता है, इसलिए आप सबको प्रॉब्लम होती है। हमने कहा हाइब्रिडेशन क्या होता है, उसने कहा हाइब्रिडेशन नहीं जानते, हमने कहा नहीं। बोला टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा कभी, मैंने कहा नहीं। तो उसने हमको सबसे पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन सिखाया कि हाइब्रिडेशन की भी दो टाइप होती है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दो तरह के हाइब्रिडेशन होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है आपका नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने कहा इक्विवेलेंट क्या होता है, तो उसने कहा इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन वो हाइब्रिडेशन होता है जिस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सारे बॉन्ड एंगल, मतलब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल बॉन्ड एंगल पे होते हैं। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल एंगल पे होते हैं, उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा ये कौन सा होता है, बोला ये sp होता है। कौन सा होता है भैया, sp होता है। sp कैसा बनेगा, बोला ऐसे देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये सब एक दूसरे से एंगल 180 पर है। फिर उसने कहा कि इसके बाद आता है आपका sp2। बोला sp2 भी एक दूसरे से 120 पर है। किस पर है बाबू, 120 पर है ना। फिर हमने कहा कि तीसरा कौन सा है, बोला तीसरा है आपका sp3। क्या है sp3, आपका sp3 इस तरीके से, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 109.5 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, 109 और 28 भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 109 डिग्री 28 सेकंड बोलते हैं ना, 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं 109.5। ठीक, पक्का, यहाँ तक समझ में आया। अब ये हुआ sp3 और इसका जो पहला होता है आपका, वो होता है आपका sp3d। ये नॉन इक्विवेलेंट कैटेगरी का है। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट कैटेगरी का कैसे हुआ उसको समझते हैं। इसके अंदर होता है ये एंगल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो बेटा 120 का एंगल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा 90 डिग्री का एंगल है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से फिक्स एंगल पर नहीं है, तो इन्हें कहा गया नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। चलिए टाइप को और आगे बढ़ाते हैं। इस वाली पार्ट में जो आपका ये इक्विवेलेंट वाला पार्ट था और ये आपका नॉन इक्विवेलेंट वाला पार्ट था। तो इक्विवेलेंट वाले पार्ट में जो चौथे नंबर का हाइब्रिडेशन आया वो आया आपका sp3 डिट्टो। डिट्टो आ गया। अब sp3 डिट्टो को जब हम बना रहे हैं तो sp3 डिट्टो में क्या था बेटा, ये इस तरीके से था। ठीक है, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे। अच्छा, इसके अंदर 180 डिग्री के एंगल को इग्नोर करके चलते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन में नहीं, ज्यादा से ज्यादा 90 और 120 को, तभी आपको इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का डिफरेंस पता चलेगा। और इस कैटेगरी में जो सेकंड नंबर का था वो था sp3d3। सर sp3d3 कैसे हुआ, देखो ना आप अपने आप से देखो, बना के देखो। ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, और ये होता है इसके अंदर इस तरीके से, ये होता है बेटा 90 डिग्री के एंगल, ये होते हैं बाबू 72 के एंगल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप, दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल एंगल पे नहीं है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल एंगल पे नहीं है। उसके अंदर क्या है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल एंगल पर है, तो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो उसने ये कहा कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में, क्योंकि PCl5 का जो केस है, इस PCl5 का जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3d, और sp3d हाइब्रिडेशन अगर है तो ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन का टाइप है। इट मींस इसमें s कैरेक्टर का डिफरेंस है। हमने कहा s कैरेक्टर क्या होता है, बोला s कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड की ताकत बढ़ती है। ठीक है, बॉन्ड की ताकत बढ़ती है और बॉन्ड की लेंथ घटती है।
तो एस कैरेक्टर अगर कम ज्यादा होते हैं तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड लेंथ की या बॉन्ड की जो ताकत है वो चेंज हो जाती है। तो इस चीज को उसने एक्सप्लेन किया। अब पहले हमको ये समझना है कि एस कैरेक्टर बढ़ने से या एस कैरेक्टर घटने से किस तरीके से बॉन्ड की जो ताकत है वो कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एस कैरेक्टर का मतलब सिंपल सा होता है बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो अट्रैक्शन है वो एस ऑर्बिटल पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी। मतलब एस ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, फिर पी पे, फिर डी पे और फिर एफ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ, इट मींस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज्यादा लगेगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर उस पर ज्यादा लगेगा तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी, वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की हेल्प से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको आगे इससे आगे हल करता रहेगा ये। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड की ऑर्डर बढ़ती है, बॉन्ड की एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ने के बाद आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है ना, आपका बॉन्ड लेंथ घट जाता है। तो ये सारे ऑर्डर जो हैं अगर आप चाहें तो याद रखिए, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की हेल्प से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? ये एक जनरल की पॉइंट मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस की पॉइंट का हेल्प लगा के आप अपना कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी अपन अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। जो हमारा मुद्दा था वो क्या था, PCl5 का केस। तो इसने ये कहा कि PCl5 में दो तरह के एंगल हैं, थीटा होता है एक 90 और एक थीटा जो है आपका वो है 120। ठीक है, तो ये थीटा हुआ 90 और ये थीटा हुआ 120। अब देखो cos 90 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। cos 90 क्या हुआ बेटा, s अपॉन s माइनस 1। cos 90 का जो वैल्यू होता है वो बाबू कितना होता है, बोलो 0। तो s अपॉन s माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आ गया, 0। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं। थीटा 120 है तो cos 120 और s अपॉन s माइनस 1। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा cos 120 की और इसको कैलकुलेट करूंगा तो बाबू इसकी कैलकुलेशन अगर आप करके देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आएगा 33.33%। यानी जहां पे 120 है वहां पे तो एस कैरेक्टर है ये, और जहां पे थीटा 90 है वहां एस कैरेक्टर है 0। तो उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि भाई PCl5 का जो केस था वो ये था। ठीक है, तो उसने कहा ये 120 के एंगल थे हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी यहाँ एस कैरेक्टर आया कितना, 33.33। और क्योंकि यहाँ पे 90 था तो इसलिए यहाँ एस कैरेक्टर कितना है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, परसेंटेज एस 0। तो उसने कहा कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड की ताकत सॉरी, और बॉन्ड की ताकत क्या हो जाएगी, बोलो, बॉन्ड की ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने एक्सप्लेन किया कि जब आप PCl5 को हीट करते हैं, जब आप PCl5 को हीट करते हैं तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो ये जो Cl2 में टूटा है ये Cl आपके ये वाले हैं, ये वाला और ये वाला। इसको नाम दिया उन्होंने एक्सियल ऑर्बिटल और इनको नाम दिया बाबू क्या, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। क्या नाम दिया, एक्सियल ऑर्बिटल, और क्या नाम दिया, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। ठीक है, आपको बात समझ में नहीं आई मेरी? बेंट्स ने सिर्फ इतना सा कहा कि एस कैरेक्टर का जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को उसने आगे बढ़ाया, और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाकर उसने सिर्फ इतना समझाया कि जो एस कैरेक्टर एक्सियल पोजीशन पे होता है वो कम होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा होता है। एस कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड की ताकत ज्यादा होती है,
जब आप हीट करते हो तो तीन इक्वेटोरियल पे जो ऑर्बिटल है उनकी ताकत ज्यादा है, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होते। 2 एक्सियल वाले उनकी ताकत कम है, वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, पक्का? चलिए, अब जब बैंड ने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो हमने उससे पूछा कि भाई हमें थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो यार। बैंड्स भैया ने कहा कि लो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी बता देते हैं। ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये 3p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? 3p। और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? sp3d। इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बाबू? इसमें ओवरलैपिंग हो रही है sp3d p ओवरलैपिंग। तो हमने कहा कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? तो इसने कहा कि बॉन्ड लेंथ बेटा ये होती है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये होती है आपकी बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो उसने कहा कि जो PCl5 का जो केस है, इस PCl5 के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। किससे? इक्वेटोरियल ऑर्बिटल से। ठीक है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल ऑर्बिटल से। गॉट इट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ऐसे पूछ लेता है वो कि भाई SbCl5 में बताओ। तो हमने कहा SbCl5 में ये लो, ये रहा Sb और ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl और ये रहा Cl। तो हमने कहा इस केस में एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, ये भी हमारा सही है। फिर हमसे अगला वो क्वेश्चन पूछता है कि PCl3 और F2 में, तो हमने कहा PCl3 F2 में, PCl3 F2 के अंदर ये हमारा F यहाँ हुआ, 2 Cl यहाँ आए। तो हमने कहा कि भाई PCl5 के केस में एक्सियल, अब एक्सियल बॉन्ड लेंथ कौन है भाई? चेंज होगी ना। एक्सियल PF बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ। तो ये हमने कहा कि भाई एक्सियल वाला ज्यादा होगा इक्वेटोरियल से, बस यही हमने गड़बड़ कर। अब इस केस के अंदर एक्सियल वाला ज्यादा नहीं होगा, उसका कारण मैं बता देता हूँ। ये जो है, ये जो है, ये जो है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये आपका है 3p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? 2p। और ये जो है आपका ये क्या है? 3p ऑर्बिटल है। क्या है? 3p ऑर्बिटल। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका 3p ऑर्बिटल है जिसका साइज आपस में खुद में ही बड़ा है, और ये आपका 2p ऑर्बिटल है, इसका साइज वैसे भी आपका कम है। तो ये 3p ऑर्बिटल, सॉरी ये 2p ऑर्बिटल और ये आपका 3p ऑर्बिटल। तो 3p की साइज जो बड़ी है, 3p की साइज जो बड़ी है, तो 3p की साइज बड़ी होने से क्या हो जाएगा? आपका जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ जाएगी आपकी, और लेंथ बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? हमारा इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या होगा? एक्सियल PF बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी, और इक्वेटोरियल की PCl बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? देखो मैं वापस बताता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। मतलब अगर ये मेरा PCl का हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो ये है, ये Cl की लेंथ ज्यादा है ना, क्योंकि Cl का 3p ऑर्बिटल है। लेंथ यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी। और अगर जब 2p जुड़ने आए तो 2p जो है वो तो इतना सा जुड़ने आए, तो ये 2p जुड़ गया इतना सा, ये 2p की लेंथ कम है। ठीक है,
आगे देखते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है यार। हाँ थोड़ा ही है, ज्यादा थोड़ी भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, वो कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ का ऑर्डर बताओ। क्या कहता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, वो कहता है कि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। हमने कहा बिल्कुल ट्रू। फिर इसने कहा कि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। हमने कहा फॉल्स, झूठ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? तो हमने कहा कि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ तो हमेशा ऑलवेज एक्सियल की ज्यादा होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ जो है हमेशा किसकी ज्यादा होगी? एक्सियल की। क्योंकि वहां पे जो एस कैरेक्टर है वो फॉस्फोरस के, जैसे मैं फॉस्फोरस हूँ तो मैं फॉस्फोरस हूँ, तो जो एस कैरेक्टर है उस फॉस्फोरस के हाइब्रिड ऑर्बिटल में कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो हमेशा सही रहेगा। और बॉन्ड लेंथ के केस में ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा अगर एटम चेंज होते हैं, तो ये वाला ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इधर, ये जब होता है PCl5 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ बढ़ती है बेटा, ये बढ़ा दी मैंने, है ना। और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। ठीक, क्योंकि जो एस कैरेक्टर है ना वो फॉस्फोरस के अंदर, मतलब सेंट्रल एटम में कम ज्यादा हो रहा है। तो बताओ इस केस को देख के आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ एक्सियल वाले की ग्रेटर देन, ये केस ले रहा हूं मैं कौन सा? PCl3F2 का। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ एक्सियल की ज्यादा है, किससे? बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इससे एटम जुड़ने आता है तो बाबू यहाँ पे 2p जुड़ा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। और इससे 3p जुड़ा, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो 3p के जुड़ने की वजह से लेंथ बढ़ गई। क्योंकि जो आप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ बढ़ाते हो ना बेटा, वो इतनी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, वो पॉइंट में बढ़ती है। जैसे 1.05 है तो 1.07 होगी बस एंगस्ट्रॉम, इतना सही बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये कभी डाउट मत लाना कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पहले से बढ़ा हुआ था ना। अभी समझ में आया? मतलब ये जो पेन है, इस पेन को ऐसे रखो और पीछे से ऐसे जब इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो पेन को जैसे आपने यूं आगे बढ़ाया तो वो पॉइंट निकल जाता है आगे, जिससे फिर आप लिखना शुरू कर देते हो। तो वो ये जो पेन है ये सिंपल आपका इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको अगर यूं पुश कर दिया आगे, तो इसकी जो वो पिन है वो बाहर आ गई, जिससे आपने लिखना शुरू करना है। तो वो फिर जब मैंने ऐसे रखा तो इक्वेटोरियल का हो गया। अब इससे कोई एक इसका जो ढक्कन होता है वो ढक्कन लगा दो, इससे तो लगाओ छोटा ढक्कन। और इधर वाले जो इक्वेटोरियल पे था, जब ये आपका ये पुश नहीं किया हुआ था, ये अंदर था, तो उस समय लगा दो इतना बड़ा वाला ढक्कन, और फिर लेंथ को मेजर करो। तो आप खुद से सोच के बताओ भाई किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? इक्वेटोरियल की ज्यादा होगी। वेरी गुड। तो सर PCl5 के केस में, क्योंकि PCl5 के केस में दोनों केस में ढक्कन एक जैसे ही थे, ऊपर भी यहाँ पे भी तेने वही लगाया था, यहाँ पे भी तेने Cl लगाया, यहाँ भी Cl लगाया, तो फिर यहाँ पे बड़ी हुई जो बॉन्ड लेंथ है वो किससे काउंट हुई? इससे काउंट हुई। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो तेने छोटा सा ढक्कन लगाया इतना सा, और इधर वाले केस में तूने इतना बड़ा ढक्कन लगाया 3p ऑर्बिटल, यहाँ लगाया 2p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल की जो है वो साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने से उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अब अपन बात करें कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, इससे कौन ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की ज्यादा होगी। ठीक है, इक्वेटोरियल की क्या होगी? ज्यादा होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसका अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PCl5 के केस में क्या हो रहा था कि दोनों केस में Cl is same in equatorial and axial position। इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे Cl जो था वो क्या था बेटा? कॉमन था, इस वजह से आपको कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है,
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको कंटिन्यू करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब ये आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये हमसे कहना चाह रहा है कि अगर बात समझना, अगर आपकी बात सही माने, हमने कहा मान लो भाई हमारी बात सही मान लो, कि आपकी बात अगर सही माने तो sp3 डिट्टू डिट्टू के अंदर तो हर केस में एंगल 90 डिग्री होता है रे। 90 90 90। तो अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, यानी cos 90 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, यानी 90 cos 90 0, यानी परसेंटेज s कैरेक्टर आ गया 0, यानी इस जगह पे भी एस कैरेक्टर 0, 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 इस जगह भी एस कैरेक्टर 0, इस जगह भी एस कैरेक्टर 0, यानी हर जगह एस कैरेक्टर 0। अब जगह हर जगह एस कैरेक्टर 0 है तो sp3d2 तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने हाइब्रिडेशन बोला sp3d2 यानी s तो इन्वॉल्व है, और अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला s कैरेक्टर का वैल्यू आ रहा है 0, और अगर s कैरेक्टर का वैल्यू अगर 0 आ रहा है इसका मतलब s कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, और अगर s कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन तो होना ही नहीं चाहिए था। कैसे समझाओ, या तो ये सही है या आप जो समझा रहे हो वो गलत है। कैसे पॉसिबल कैसे हुआ? अब बैंड्स आपको समझ में नहीं आया, बैंड्स ने बुलाया उसको, बोला इधर आओ अभी बताते हैं। बैंड्स ने इसके लिए एग्जांपल लिया आपका कौन सा, ये वाला sp3d3 वाला। फिर उसने sp3d2 के एंगल पूछे कि भाई मुझे एंगल बता क्या क्या थे। उसने कहा कि साहब इसके अंदर दो एंगल आए थे, आप एक आया था थीटा 90, एक आया था थीटा 72। तो उसने कहा कि भाई cos थीटा जब cos 90 हम रखते हैं तो वैल्यू आएगी s अपॉन s माइनस 1, 90 का वैल्यू हो गया 0, cos 90 0, तो s अपॉन s माइनस 1 यानी परसेंटेज s कैरेक्टर आ गया 0। अब उसने कहा कि भाई इसके अंदर बताओ, तो हमने कहा भाई cos 72 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 है। बोला अगर cos 72 s अपॉन s माइनस 1 है तो cos 72 का वैल्यू बताओ। हमने कहा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब cos 90 0 आ रहा है तो cos 70 जो कि 90 से कम है तो वो 0 तो आ ही नहीं सकता, यानी 0 से कम आएगा, और 0 से कम तो नेगेटिव होता है, यानी cos 72 का वैल्यू आएगा नेगेटिव, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या आया, नेगेटिव आया। तब बैंड्स ने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई मैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बताता हूँ वो कम या जो ज्यादा बताता हूँ तो इट इज ओनली ए कंपैरिजन, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन होता है जो ये बताता है कि यहाँ एस कैरेक्टर कम है और यहाँ ज्यादा है। उसने कहा कि ये थीटा 90 का जो वैल्यू है वो किस पोजीशन पे था, हमने कहा ये तो एक्सियल पे था। उसने कहा कि यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या है, कम है, ठीक है, और ये cos 72 किस पे था, हमने कहा इक्वेटोरियल पे था। बोला ये नेगेटिव है, बोला हाँ। तो इस नेगेटिव का जो मतलब है, इस नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर एस कैरेक्टर क्या है, कम है, और कम है, ज्यादा कम है। और आपने जो ये कहा कि यहाँ एस कैरेक्टर 0 0 है, 0 0 है, तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि इसकी हर पोजीशन पर एस कैरेक्टर इक्वल है। इस 0 का मतलब एक्चुअल 0 नहीं है, इट इज ओनली कंपैरिजन जो आपको बताता है कि कहाँ एस कैरेक्टर कम है और कहाँ ज्यादा है। इस वाले केस के अंदर आपका जो एस कैरेक्टर है यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब ये वास्तविक में 0 नहीं है, इट इज ओनली कंपैरिजन। यहाँ 0 है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये बता रहा है कि नेगेटिव वाले में एस कैरेक्टर क्या है, बहुत ज्यादा कम है, और 0 वाले में कम है। यानी अगर दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूंगा 0 वाले में ज्यादा है। अगर यहाँ पे हर जगह 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब एस कैरेक्टर वास्तव में 0 नहीं है, वास्तव में एस कैरेक्टर हर पोजीशन पे इक्वल है। फिर उसने कहा दैट्स व्हाई मैंने इसको इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में रखा था, याद है हमने कहा था sp3d2 इक्विवेलेंट होता है, इसलिए उसने कहा कि
इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर हर केस में एस कैरेक्टर क्या है, हर पोजीशन पे इक्वल है। अब अगर हम PCl5 वाले केस पे जाएं तो PCl5 में देखो यहाँ पे क्या था आपका थीटा 90 था और यहाँ पे बेटा क्या था थीटा 120 था। तो आपके यहाँ पे क्या आ रहा था, एस कैरेक्टर हम बोल रहे थे ज्यादा, सॉरी हम बोल रहे थे कम है, और यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि एस कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि थीटा बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। थीटा का मतलब है बॉन्ड एंगल, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। और ये थीटा 90 का वैल्यू कौन सा था इसका, एक्सियल, और ये कौन सा वैल्यू था, इक्वेटोरियल। यानी यहाँ इक्वेटोरियल पे एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और एक्सियल पे क्या एस कैरेक्टर कम है। ये हाइब्रिडाइजेशन था आपका sp3d3, सॉरी sp3d। और ये देखो इस हाइब्रिडेशन को ढंग से देखो, ये हाइब्रिडेशन में ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर कम है, एक्सियल पोजीशन में। और यहाँ देखो कहाँ गया आपका, ये रहा sp3d3, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है एस यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कम है, एस कैरेक्टर यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर ज्यादा है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर कम है। लेकिन sp3d3 की अगर बात करूं तो एक्सियल के अंदर एस कैरेक्टर कम है और इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा है। और यहाँ देखो इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर क्या है, इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर कम है। यहाँ देखो इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा नहीं लग रहा PCl5 का जो चीज है वही चीज IF7 में उल्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि एंगल का खेल है। तो अगर मैं PCl5 के लिए पूछूं, अगर मैं PCl5 के लिए पूछूं तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, यहाँ हम बोलेंगे कि एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ट्रू। और यहाँ अगर मैं IF7 के लिए बात करूं तो IF7 के लिए क्या बोलूंगा, IF7 के लिए क्या बोलूंगा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये वाला पोजीशन आपका एक्सियल पोजीशन है और ये वाला पोजीशन आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि एक्सियल IF बॉन्ड लेंथ लेस देन इक्वेटोरियल IF बॉन्ड लेंथ, यानी IF का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यानी जो PCl5 में होगा वो PCl5 का उल्टा किस में होगा आपके, बोलो, जो आपके PCl5 में होगा उस PCl5 का उल्टा किस में होगा, आपके IF7 में। आई बात आपको समझ में मेरी। तो बेटा यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो बैंड रूल होता है उस बैंड रूल को हमको दो चीजों में समझना होगा। पहला कि इस बैंड रूल के अंदर आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है। तो बेटा ये कहना सिर्फ इतना सा चाहता है आपसे, ये सिर्फ इतना कहना चाहता था आपसे। ये देखो मैं बताता हूँ आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ देखो इसको, ये सिर्फ इतना कहना चाहता था कि बैंड रूल के अंदर जब हमने हाइब्रिडेशन को समझा तो हमने कहा था कि CH4 में सारे जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि जब PCl5 को हम हीट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में टूट जाता है, PCl3 और Cl2। तब उसका रीजन हमने बताया कि भाई एक्सियल वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो वीक होती है, उसकी ताकत कम होती है तो वो जल्दी टूट जाते हैं। और PCl5 वाले नहीं, PCl3 मतलब जो एक्सियल वाले इक्वेटोरियल वाले हैं वो नहीं टूटते। तो हमने कहा ऐसा क्यों, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया बेंड्स ने। बेंड्स ने फॉर्मूला दिया cos थीटा S/S-1, उसकी हेल्प से उसने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैलकुलेट कराया। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या था, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर सिंपल सा ये था कि किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, एस ऑर्बिटल का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी चीज को उसने बेंड्स रूल में एक्सप्लेन किया। तो उसने बताया कि जो एक्सियल, पहले उसने समझाया कि दो तरह के हाइब्रिडेशन होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट। फिर उसने कहा इक्विवेलेंट वो होते हैं जिनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल बॉन्ड लेंथ, इक्वल एंगल पर अरेंज होते हैं, और नॉन इक्विवेलेंट वो होता है जिसमें इक्वल एंगल पे अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है।
फिर इसने हमको नॉन इक्विवेलेंट बताया, इक्विवेलेंट बताया, sp3d2 इक्विवेलेंट निकला, sp3d3 नॉन इक्विवेलेंट। यानी जो 5 हाइब्रिडेशन है आपका sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d3 और sp3d2 और sp3d3, उनमें से सिर्फ और सिर्फ sp3d और sp3d3 ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन है। क्या है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन। बाकी सारे के सारे आपके क्या है, इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन। ठीक है, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने आपको PCl5 के बारे में बताया कि भाई स्केक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन बनती है, इन घटता है, बॉन्ड लेंथ घटता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर इसने θ90 और θ180 की कैलकुलेशन से हमें समझाया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर एक्सियल पोजीशन पे कम था और इक्वेटोरियल पे ज्यादा था। तो जहां स्केक्टर कम था वहां बॉन्ड की ताकत कम थी, बॉन्ड की ताकत कम थी, इसलिए बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो गया है। ठीक है, फिर उसने हमको एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको यहाँ कंपैरिजन करा है, ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ बताया कि ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। फिर मैंने आपको ये SbCl5 का क्वेश्चन करा है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ के। फिर हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ और एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में कंपैरिजन किया। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, PCl5 के मैंने IF7 की पोजीशन के बारे में आपको बताया, किस तरह से थीटा की एंगल लेनी है, किस तरह से थीटा को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, sp3d3 का कंपैरिजन करके बताया, θ90 72 पे कन्वर्जन क्या हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको PCl5 और IF7 के बीच में कंपेयर करके बताया कि इनकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, कैसे कैसे बताया जाता है। क्लियर। चलिए, तो आज का सेशन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अंदर हमने बैंड टूल को बहुत हमसे समझा है, तो आप प्लीज इस बैंड टूल को पढ़िएगा, इसके जो एक्सप्लेनेशन उनको सुनिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि बैंड्स रूल ने क्या स्टेटमेंट दिए थे, कैसे आपको करना है, कि क्या आपको पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते समय इसी अप्रोच को फॉलो करना है या कोई और अप्रोच है जिससे आपको लगाना है, या क्या की पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो वो सारी जो टेक्निक्स हैं, जो टिप्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा बहुत जल्दी होगा, तो उसी लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपको बैंड्स रूल से संबंधित सारे टिप्स ट्रिक्स और सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर आपको एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और एक चीज और ध्यान रखना, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बैंड रूल है, उस बैंड रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको कई सारी चीजें हैं, जो कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, एडवांस में आए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, चलिए।